हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और इस लेक्चर में हम लोग डायगनलाइजेशन एल्गोरिदम सीखेंगे और इसको अप्लाई करना सीखेंगे। ये सब सीखने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने कंपलसरी हैं, वो बेस बनाएंगे आपके। अब क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लिए हो तो यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। डायगनलाइजेशन एल्गोरिदम का अगर प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले अगर मान लो डिफाइन करने के लिए आए तो, और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब 20 नंबर का या 15 इस तरह का कुछ आए तो आपको पता है कि वो पूरा डिस्क्रिप्टिव वे मांग रहा है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए थोड़ी देगा, आपको ये एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस डायगनलाइजेशन एल्गोरिदम को याद रखेंगे। पहला स्टेप में क्या करना है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा टी ऑफ ए। कोई भी एक मैट्रिक्स ए दिया है, उसका आप एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा टी फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में फाइंड द रूट्स ऑफ डेल्टा टी टू ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज ऑफ A. Step 3, repeat A and B for each eigen values of A. A में क्या करना है, फॉर्म द मैट्रिक्स M is equal to A minus lambda I, ये फॉर्म करिए। और B में find a basis for the solution space of the homogeneous system Mx equals to 0. These basis vectors are linearly independent eigen vectors of A belonging to A. Step 4 में consider the collection S is equal to V1, V2, V3 dot 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 Vm, यहाँ पे M है, of all the eigen vectors obtained in step 3। देखो यहाँ पे, ठीक है, n है यहाँ पे आपका। n मतलब समझ जाओ कि n का क्या मतलब है। n का मतलब है जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ पे m हम यूज किए हैं इंटेंशनली, तो ये दिखाने के लिए कि ये क्या है, v1 v2 डॉट 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 vm, ये m है। इतने वेक्टर्स आप इसके बेसिस बनेंगे ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर मान लीजिए जितने भी वेक्टर्स हैं ये इतने नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर नहीं हुए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के, तब आप बोलोगे कि ए डायगनलाइजेबल नहीं है। और वहीं अगर m इज इक्वल टू n हो जाता है तब आप बोल सकते हो कि हाँ ए तो डायगनलाइजेबल है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है या नहीं है। अगर डायगनलाइजेबल ही नहीं है तो फिर डायगनलाइज करके क्या मतलब है। तो डायगनलाइजेबल होगा तभी तो उसका डायगनल मैट्रिक्स निकलेगा। तो उसके बाद फिर फाइनली आपको क्या करना है, D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। पी जहां पे आपका मैट्रिक्स है हुज कॉलम्स आर द आइगन वेक्टर्स v1 v2 डॉट 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 vn तक, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप डायगनल मैट्रिक्स और कुछ नहीं, जो आइगन वैल्यूज मिलेगा ना, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, उसी को आपको डायगनल में पुट कर देना है, तो वो डायगनल मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन क्योंकि आपको ये चीज दिखाना है, ये आया कहां से, ये वाला चीज आया कहां से, ये आया है इसी से, तो इसको आप ये स्टेप आपको दिखाना है। डायरेक्ट यहाँ पे आप आइगन वैल्यूज निकाल करके ऐसे कर दोगे तो वो उसमें आप पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो अब इसको देखो, एक एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मैट्रिक्स ए मान लो 4 2 3 1। इसे देखना सीखने मिलेगा कि हम इसका डायगनलाइज कैसे करेंगे। आपको बोल दिया कि इसको डायगनलाइज करो, डायगनलाइजेशन एल्गोरिदम से इसको डायगनलाइज करो। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो स्टेप 1 पढ़िए, क्या बोला। स्टेप 1 में क्या करना था, आ जाओ। स्टेप 1 में बोला था कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डेल्टा टी ऑफ ए। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है हमको। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, सीखे हैं हम लोग। डेल्टा टी ट्रेस के टर्म्स में डायरेक्ट लिख देते हैं, जल्दी होगा। तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर होगा, फिर साइन ऑल्टरनेट होते जाता है, माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है ना कि नहीं, और फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बन गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना है। तो इसके लिए हमको ट्रेस चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो ये बोलोगे सर और कुछ नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो। ये तो 4 - 1 हो जाएगा, मतलब 3 हो गया। उसी तरह से डिटर्मिनेंट अगर निकालने बोले तो 4 × -1, ये इंटू ये, -3 × 6, -3 × 6, तो -4 -6, तो ये हो गया -12। तो डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए मतलब यहाँ पे टी देना था, सॉरी, -3t हो गया और फिर -10 हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखे हो, इसका इस तरह से लिखे हो। इसको अगर फैक्टराइज हो सकता है तो आप इसको फैक्टराइज कर दो, सुविधा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं t - 5 और
टी प्लस 2, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा। वेरी गुड। अब क्या करना है स्टेप 2 में? स्टेप 2 में फाइंड द रूट्स ऑफ डेल्टा टी टू ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इसका रूट्स निकालो। रूट्स निकालने के लिए आपको डेल्टा टी इक्वल टू 0 करना है। तो स्टेप 2 में डेल्टा टी ये पॉलिनोमियल को इक्वेशन में बनाना है। तो इसका मतलब हो गया कि टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 करना है। इसको आपने फैक्टराइज ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको आप लिख सकते हो t माइनस 5 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको t क्या मिला? एक 5 मिल गया है और एक माइनस 2 मिला है। तो यहाँ से 5 और माइनस 2 क्या मिल गए? ये आइगन वैल्यूज मिले हैं। तो आप बोलोगे कि आइगन वैल्यूज एक तो लैम्डा 1 मुझे 5 मिला है और दूसरा आइगन वैल्यू लैम्डा 2 मुझे माइनस 2 मिला है। तो ये दोनों आइगन वैल्यूज मुझे मिले हैं स्टेप 2 से। चलो स्टेप 3 में पढ़ते हैं और क्या है। स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 में क्या करना है? फॉर्म द मैट्रिक्स। आपको ये दोनों स्टेप्स रिपीट करने हैं हर आइगन वैल्यू के लिए। तो उसमें 2 आइगन वैल्यूज मिला है, तो 1 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों के लिए ये करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म द मैट्रिक्स m इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा आई। ये मैट्रिक्स फॉर्म करिए और फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। ये दीज बेसिस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए बिलोंगिंग टू लैम्डा। तो आपको दोनों चीज करने हैं। तो चलो पहले करते हैं। स्टेप 3 लिखा। देखो इस तरह से आप लिखते जाओ, एक कॉपी में नोट्स बना हुआ रहेगा ना, तो आपको प्रोसेस याद रहेगा कि अच्छा ये सारे स्टेप्स में हम लोग ऐसे ऐसे करते थे। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? नंबर ए, फॉर्म द मैट्रिक्स। फॉर्म द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनाना है? m बनाना है। m मतलब a माइनस लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। फॉर ईच आइगन वैल्यू, हर आइगन वैल्यू के लिए आपको ये चीज करना है। तो हम लिखते हैं फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5। इसके लिए मैट्रिक्स क्या बनेगा? m बोलोगे, ये तो और कुछ नहीं, उसके डायगोनल से माइनस कर देते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स क्या था? 4 2 था। a था हमारा 4 2 3 माइनस 1। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 और माइनस 1 माइनस 5। ये हो गया। 4 माइनस 5 ये होता है माइनस 1, ये 2, ये 3 और ये माइनस 6। ये हो गया लैम्डा 1 के लिए। लैम्डा 2 के लिए निकालो। फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए m हो जाएगा 4 माइनस ऑफ माइनस 2 4 माइनस ऑफ माइनस 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 और माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 2। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6, 2, यहाँ पे 3 हो गया और ये बन जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1। तो ये इसका मैट्रिक्स बन चुका है। ये पहला स्टेप हमने किया है, फॉर्म द मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे फॉर्म द मैट्रिक्स। ये दूसरा स्टेप आपको करना है, फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। अब ये एक होमोजीनियस सिस्टम बनाना है और उसका एक बेसिस निकालना है सॉल्यूशन स्पेस का। तो अब समझ में आ जाएगा क्या मतलब है उसका सॉल्यूशन स्पेस कहने का। फाइंड द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम mx इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां पे देखो 2 मैट्रिक्स हमको मिल चुका है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? बेसिस फॉर्म करेंगे। ये होमोजीनियस सिस्टम, तो यहाँ पे फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5, इसके लिए क्या बनेगा होमोजीनियस सिस्टम? ये बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये वाला मैट्रिक्स हम उठाएंगे माइनस 2, ये वाला मैट्रिक्स माइनस 1 2 3 और माइनस 6। ये हो गया हमारा m। x को मान लेते हैं, सपोज x को मान लेते हैं कुछ x और y है। ठीक है। ये वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको कुछ इक्वेशन फ्रेम करिए। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा। क्या बनेगा? माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 0।
उसी तरह से 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपको तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे दूसरे वाले से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा और +2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये तो गड़बड़ हो गया, x + 2y इज इक्वल टू 0, मतलब मुझे क्या मिला, माइनस लेना था, यहाँ माइनस होगा या माइनस। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाला इक्वेशन दोनों तो एक ही है, तो इस दोनों से तो आप तो एक ही इक्वेशन लिख सकते हो ना फंडामेंटली, अलग अलग तो नहीं है, दोनों तो एक ही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये बोला -x + 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हम इसको x - 2y इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमको पता है इसमें फ्री वेरिएबल और लीडिंग अननोन कौन सा है। इसमें बोलोगे लीडिंग अननोन कौन सा है, ये है x। इसमें फ्री वेरिएबल कौन सा है, इसमें फ्री वेरिएबल है हमारा y। तो हम क्या सीखे थे कि किसी भी फ्री वेरिएबल को मान लेते हैं कुछ, तो लेट y इज इक्वल टू k मान लो, तो यहां से x क्या हो जाएगा, ये बोलेगा सर 2y मतलब 2k। समझ में आया? तो यहां से एक वेक्टर मिला ना, v1 वेक्टर मिल गया, x और y। ये कौन सा है, x क्या है 2k और k। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, k टाइम्स कॉमन ले लो 2, 1 ले लो, या फिर अगर आप इसको वेक्टर के इसको कॉलम के टर्म्स में आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, v1 इज इक्वल टू k टाइम्स 2 और 1। कोई दिक्कत है क्या? तो इसमें से एक वेक्टर मान लेते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, k इज इक्वल टू 1। तो एक मेरा आइगन वेक्टर आ गया 2, 1, ये मेरा एक आइगन वेक्टर है। क्या है ये, एक आइगन वेक्टर निकल चुका है मेरा v1, यही आपको निकालना था, v1 आपको एक आइगन वेक्टर निकालना था। इसको आप रो के टर्म्स में लिखो या कॉलम के टर्म्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिला था आपको λ1 इज इक्वल टू 5 के लिए। सेम चीज आप λ2 इज इक्वल λ1 इज इक्वल टू 5, हाँ ठीक है, और λ1 इक्वल टू 5 के लिए, और ये निकालना है λ2 इज इक्वल टू -2 के लिए। सेम चीज आप करो, तो फॉर λ2 इज इक्वल टू -2 के लिए क्या हो जाना चाहिए, दूसरा वाला मैट्रिक्स हमको उठाना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला 6 2 3 1। तो यहाँ पे हम उठाएंगे 6 2 3 1, फिर एक x रहता है, तो x में या मान लो कुछ xy है, इज इक्वल टू 0 0। तो इससे भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा। क्या बनेगा, बोलोगे सर ये 6x + 2y इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा बनेगा हमारा 3x + y इज इक्वल टू 0 है। तो पहले वालों में देखो जादू, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3x + y इज इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, मतलब दोनों में से आपको एक ही इक्वेशन, मतलब मेन इक्वेशन है, बाकी तो दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो इससे हमको क्या मिल गया, 3x + 2y इज इक्वल टू 0, ये मेरा मेन इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब इसमें बताइए लीडिंग अननोन क्या है और फ्री वेरिएबल क्या है। इसमें आप बोलेंगे लीडिंग अननोन है, लीडिंग अननोन हम बहुत पहले सिखा चुके हैं, लीडिंग अननोन फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। लीडिंग अननोन यहाँ पे 3x है, और फ्री वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 3x + 2y नहीं है, 3x + y है, 3x + y इज इक्वल टू 0। तो लीडिंग अननोन x है और फ्री वेरिएबल आपका y है। तो हम क्या मानते हैं, फ्री वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू, यहाँ पे उसमें k1 माना था, तो चलो यहाँ पे k माना था, यहाँ पे l मान लो कुछ, उससे क्या फर्क पड़ता है, k l मान लेते हैं। तो अगर y l माना है तो x कितना होना चाहिए, x होना चाहिए -l/3, -l/3। तो यहाँ पे आपका v2 जो अगला वेक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, x और y के टर्म्स में, x है आपका -l/3 और ये है आपका l। परफेक्ट, कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या?
-l/3 और ये रहा हमारा l। 3x + y = 0, 3x + y = 0। लीडिंग अननोन हमारा x, फ्री वेरिएबल हमारा y, फ्री वेरिएबल को माना l, तो x हो जाएगा -l/3, तो v2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे l डालो और ये इसको डालो, तो हाँ इसको होल नंबर में चेंज कर देते हैं, काम करते हैं इसको, ये तो लिखा ना, तो इसको हम होल नंबर -l कॉमन ले लो, 3l कॉमन ले लो। अगर हम 3l कॉमन ले लेते हैं, छोड़ो, यहाँ से हम l ही कॉमन लेते हैं, l कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा -1/3 और ये बन जाएगा 1। मुझे फ्रैक्शंस पसंद नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, l का वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ। पुट l = 3, पुट l = 3। जब l = 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरा v2 क्या बन जा रहा है, -1 और 3। आप इसमें ऐसा कर सकते हो वैसा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, तो इसमें आप वेक्टर्स आपको ही निकालना है, तो k टाइम्स, यहाँ पे देखो k टाइम्स करोगे, यहाँ पे 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, अरे कुछ भी ले लो, आपको वही वेक्टर मिलेगा। जो सारे वेक्टर्स मिलेंगे वो सब आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ले लो, या जो वेक्टर्स मिलेंगे वो आइगन वेक्टर्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी होल नंबर था तो हम लोग 1 लेकर के जनरली चलते हैं। यहाँ पे 1 लेने से हो जाएगा क्या कि ये फ्रैक्शन में, ये भी आइगन वेक्टर है बट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम बेटर इसको भगा देते हैं और होल नंबर में लेके आते हैं। और सबसे होल नंबर लाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एल को आप 3 मान लो, एल को आप 6 भी मान सकते थे, 6 आप मानते तो ये -2 हो जाता और ये आपका 6 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे L 3 मानने से काम चल जा रहा है तो हम और एक्स्ट्रा क्यों ले। तो ये मेरा V1 हो गया और ये हमारा V2 हो गया। ये था हमारा, दोनों स्टेप हम फॉलो कर चुके हैं स्टेप नंबर 3 का। तो फिर से पढ़ो, यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में क्या बोला था कि रिपीट A एंड B फॉर ईच आइगन वैल्यू। निकाल लिया हम लोगों ने, दोनों के लिए मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया और फाइंड अ बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस। ये जो सॉल्यूशन स्पेस था उसका एक बेसिस फॉर्म कर लिया। सो ये बेसिस वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं A का, बिलोंगिंग टू A। तो ये आइगन वेक्टर्स निकल गए हमारा। अब यहाँ पे देखो, कंसिडर द कलेक्शन S = V1 ... फॉर ऑल द आइगन वेक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। मतलब यहाँ पे जो आपने आइगन वेक्टर्स निकाला है उस सबका आप कलेक्शन ले लो। तो हमने यहाँ पे तो निकाला ना, स्टेप 3 में कितने आइगन वेक्टर्स निकाले, 2 आइगन वेक्टर्स हमको मिल चुके हैं, एक V1 मिला है, एक V2 मिला है। तो इसको हम S के टर्म्स में लिख देते हैं। तो S क्या था मेरा, V1 था और कॉमा V2 था, ठीक है। तो इसको आप रो के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कॉलम के टर्म्स में लिख सकते हो। हम कॉलम के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो 2 1 है, फिर कॉमा कर दीजिए, -1 और 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट करो तो यहाँ पे क्या है, n कितना है, n है, आप सॉरी m कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितना मिले, 2 मिले हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना था, 2 था। तो यहाँ पे क्योंकि m = n है, इसीलिए इसका क्या मतलब है कि जो मैट्रिक्स A है वो डायगनलाइजेबल है, डायगनलाइजेबल है, बोल सकते हो ये डायगनलाइजेबल है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक P मैट्रिक्स निकालना है। P मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम्स में आइगन वेक्टर्स, जो अभी हम लोगों ने निकाला उसको आइगन वेक्टर्स में निकालना है। तो यहां से फिर हम लोग D पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यह हमारा निकल गया S, V1 और V2 पता है हमें। तो यहां से P बताओ, P बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये जो आइगन वेक्टर्स है ना सब में कलेक्शन है कॉलम वाइज। तो यहाँ 2 1 हो जाएगा और -1 3 हो जाएगा, परफेक्ट। तो जब आपको ये पता चल चुका है तो आप इसका P इनवर्स निकाल सकते हो कि नहीं। क्या सिखाए थे, 1/, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, 3 दूनी 6 ले लो, फिर -1 कर दो और यहाँ पे आप क्या करो, इस दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये 2 यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और साइन इधर बदल जाता है, तो ये -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/7 हो गया, फिर 3 1 -1 2। तो इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स मिल चुका है जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3/7 1/7
-1/7 और 2/7। तो ये बन गया आपको P इनवर्स। इसका डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि डायगोनल मैट्रिक्स और कुछ नहीं, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा आइगन वैल्यूज क्या होता है? आइगन वैल्यूज हम लोग निकाले थे क्या, 5 और -2। तो हम तो यही जैसे निकला है ना, तो हम डायरेक्ट हम बोल सकते थे, लेकिन हमको ये चेक करना पड़ रहा था कि ये हमारा एक्चुअली में डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, इसीलिए इतना करना पड़ा हमें। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर फुल नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली आपका जो आएगा वो 5 आएगा, -2 आएगा, बाकी सब 0 0 आएंगे, ये हमको पता है। लेकिन ये आपको दिखाना है कि जो आपका डी आ रहा है ये P इनवर्स AP के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तभी ये सही है सॉल्यूशन, वरना नहीं है सॉल्यूशन सही। ठीक है, तो आप P इनवर्स निकालो, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। P इनवर्स है ये 3 7 1 7, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 7 है, 1 7 है, फिर -1/7 और 2/7। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको A के साथ में। A क्या है? 4 है, 4 है, 2 है, 3 है और -1 है। और फिर क्या है? 2 है, -1 है, 1 है और 3 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो। इसको जब आप करोगे, नीचे नहीं इधर करते हैं, मल्टीप्लाई करोगे ना तो बाबू तुमको यही मिलेगा 5 0 0 -2। वेरीफाई कर लेना, क्वाड्रेटम डेमोन्स्ट्रेटम क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तरीका था। आई होप थ्योरी बताना आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि आप थ्योरी अगर हम बता देंगे तो आपको अच्छे तरह से सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डील करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको बी मैट्रिक्स दिया है, 5 -1 1 और 3, ये एक मैट्रिक्स दिया आपको। चलो इसको करके देखते हैं ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसका एक पॉलिनोमियल बनाना। तो डेल्टा टी बनाओ। डेल्टा टी क्या बनेगा, हमको पता है ये टी स्क्वायर होता है, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है तो टी स्क्वायर होगा, साइन माइनस हो, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रेस ऑफ बी लिख देंगे और फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख देंगे। ये सब चीज़ चाहिए हमको, तो ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा, 5 + 3 कर दीजिए। 5 + 3 करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 × 3 करना होगा और फिर -1 × -1 करना होगा। 5 3 15 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, 16 पता चला। तो t² - 8 + 16। ठीक है, अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, इसका इक्वेशन बनाना है। इसको इक्वेट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि t² - 8 + 16 = 0। ये और कुछ नहीं, t - 4 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है कि नहीं। ये जब आपको दिख जाए तो इससे क्या पता चला कि एक t1 का वैल्यू यहाँ से एक जो आपका वैल्यू आएगा, एक λ1 जो आएगा वो 4 आएगा और दूसरा जो λ2 आएगा वो भी 4 आएगा, क्योंकि आपके पता है कि इसके 2 रूट्स आने वाले हैं लेकिन दोनों सेम आने वाले हैं। तब आप तो बोल सकते हो कि ये क्या है, इसके डायगोनल मतलब इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो 4 और 4 है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता हो तो आप क्या करते हैं, अच्छा ठीक है डायगोनल है ना तो 4 4 डाल दो ना, ये हो गया बस सर, ये जो हो गया ना ये मैट्रिक्स बी का डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ये हो जाता गलत, मिल जाता लड्डू, बन जाते आप ऑफिसर। आपको ये पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पे डिस्टिंक्ट। मैंने इसीलिए स्ट्रेस करके आपको थ्योरी पढ़ाया था कि डिस्टिंक्ट 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 लेना है, अलग अलग लेना है। तो करके देखते हैं ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। फिर क्या करना होता है, स्टेप 3 में हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है। तो एक एम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। एम मैट्रिक्स मतलब कैसा मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स दिया था, फिर से लिखो, मैट्रिक्स बी दिया था हमें 5 -1 1 और 3, ये मैट्रिक्स दिया था। तो एम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 5 - λ। तो यहां पे आप क्या करो, फॉर λ1 = 4 करो। इसके लिए आप निकालो तो 5 - 4 करोगे
फिर -1 रहेगा, फिर 1 और इधर 3 - 4, ये मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो 5 - 4 1, फिर -1, यहाँ पे 1 और -1 हो गया। अब सुनो, ये मैट्रिक्स तो बन चुका है। अब एक सॉल्यूशन सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम बनाओ तो mx = 0, ठीक है। तो m लिखो यहाँ पे 1 - 1 1 और -1, परफेक्ट। x क्या मान लो, सपोज ये xy है, = यहाँ पे कर दिया 0 0, वेरी गुड। सिस्टम बनाइए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या दिखा आपको, x - y = 0। दूसरे से आपको क्या दिख रहा है कि x - y = 0। अरे दोनों तो सेम है। अब क्योंकि जब दोनों सेम आ चुका है आपके पास, तब आप क्या करोगे कि इसमें से तो कोई एक ही लेना पड़ेगा आपको। तो हम ले लेते हैं x - y = 0। अब इसमें से लीडिंग अननोन कौन सा है, बोलोगे सर लीडिंग अननोन तो x है, और फ्री वेरिएबल कौन सा है, फ्री वेरिएबल है हमारा y है। तो क्या करते हैं, इसको फ्री वेरिएबल को कुछ मान लेते हैं। तो लेट y = k मान लो, तो x क्या मिलेगा, ये भी k मिलेगा। तो आइगन वेक्टर क्या मिला यहाँ पे, पहला वेक्टर आपको क्या मिला, ये मिला k और k, मतलब x और y। यहाँ से k कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, नहीं, k टाइम्स, यहाँ पे k कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। यहाँ पे पुट k = 1, k को 1 आप पुट करो तो आइगन वेक्टर क्या मिलेगा, v1। आपको 1 और 1 आइगन वेक्टर मिल चुका है, परफेक्ट। फिर वही चीज आप देखो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट तो नहीं है, इसके लिए फिर से आप λ2 = 4 करोगे तो आपको यही चीज मिलेगा ना। तो यहां से आप s को क्या बोलोगे, यहाँ पे तो s में क्या है कलेक्शन, सिर्फ आपका v1 है। तो आप कंपेयर करो, m मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे तो सिर्फ आपके एक है। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, वो तो 2 था। क्या यहाँ पे m और n बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, m इज नॉट इक्वल टू n, हेंस जो आपका मैट्रिक्स A है, आपका B है, इज नॉट डायगनलाइजेबल। ये डायगनलाइजेबल ही नहीं है तो कहां से तुम डायगनलाइज करोगे, ये डायगनलाइजेबल नहीं है। समझ में आया, क्यों नहीं है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट, because there does not exist a basis consisting of eigenvectors of B। मतलब सब तो इसी का मल्टीपल हो जाएगा ना, कुछ और तो है नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। डज नॉट कंसिस्ट ऑफ बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ बी। यहाँ पे तो सिर्फ आपका एक ही इंडिपेंडेंट है दिख रहा है आपको, बाकी जितने वेक्टर्स आप बनाओगे सब इसी का मल्टीपल होगा, इंडिपेंडेंट तो है नहीं यहाँ पे कुछ। तो आपको 2 ऑर्डर था मैट्रिक्स का 2, तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आने चाहिए थे। अब क्योंकि नहीं है इसीलिए आप ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक और, इससे और दिमाग खुलेगा। एक मैट्रिक्स कंसिडर करो A, 3 -5 2 -3, ये एक मैट्रिक्स है, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। इसमें जबरदस्त चीज है, बोले ना मजा आएगा। अभी देखो, पहला स्टेप में क्या करते हैं, इसका पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो डेल्टा टी क्या लिखते हैं हम लोग, t² माइनस ट्रेस लिखेंगे इसका, और फिर प्लस कर देंगे इसके डिटर्मिनेंट से। तो हमको तो ट्रेस भी चाहिए, तो ट्रेस A क्या होगा, इसको आप ऐड कर दोगे, सो 3 - 3 कर दो तो 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालना है हमको, तो क्या होगा, 3 × -3, 3 × -3 करेंगे और माइनस कर देंगे -5 × 2, तो 3 × -3 मतलब -9, और ये प्लस 5 दूनी 10, ये 10 - 9 मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से मुझे डेल्टा टी पता चला, t², ये तो 0 हो गया, तो +1 = ये मिला हमको पॉलिनोमियल। अब हमको फाइंड करना है इसके रूट्स।
अब रूट्स फाइंड करो तो मुन्ने बोलोगे सर ये रूट्स फाइंड करने के लिए ना डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर ये t इज इक्वल टू -1 का रूट अंडर प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये और कुछ नहीं प्लस माइनस आई मिल गया सर। यहाँ तो गजब हो गया, यहाँ पे तो हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल गए। तो एक आइगन वैल्यू हमको मिला है i और दूसरा आइगन वैल्यू डेल्टा लैम्डा 2 मिल गया है -i। ये दोनों आपके आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो क्या आप इसको फैक्टराइज, ये तो बन गया ना आपका, लेकिन क्या ये अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं कि नहीं है? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ये दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमको पता है इसका डायगोनल मैट्रिक्स और कुछ नहीं, यहाँ पे i डालो, इधर -i डालो, ये 0 करो और ये 0 करो, यही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है 2 और डिस्टिंक्ट मिल गए आइगन वैल्यूज 2, दोनों m और n बराबर हो गए, तो यहाँ पे तो डायगोनल मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन आपको तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको वो लॉजिक भी लिखना है कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P, मतलब आपको D इज इक्वल टू P इनवर्स AP, ये आपको फाइंड करना ही करना है, ये दिखाना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, तब आप ये करेंगे। तो आप P कैसे फाइंड करते हो? आप P फाइंड करने के लिए आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है जहां पे आप V1 और V2 देते हो, यही ना। अब V1 और V2 कैसे पता चलेगा? एक मैट्रिक्स फॉर्म करने से। वो मैट्रिक्स तो होमोजीनियस सिस्टम बनाइए। होमोजीनियस सिस्टम क्या है हमारा, जो हमारा मैट्रिक्स दिया था 3, और इसमें हम लोग आइगन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक बार लिखेंगे 3 - i और -5, और यहाँ पे 2 होगा और -3 - i हो जाएगा। ये किसके लिए हम कर रहे हैं? जब हमारा आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू है i, ठीक है। फिर यहाँ x y ले लो कुछ और इसको कर दो इक्वल टू 0 0। परफेक्ट, हो चुका है ये। अब क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है, तो करिए 3 - i इंटू एक्स, 3 - i इंटू एक्स -5 इंटू y इज इक्वल टू 0। उसी तरह से 2x, फिर 2x माइनस y टाइम्स, एक काम करते हैं साइन का दिक्कत ना हो, इसीलिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, दिस इंटू दिस प्लस ये करना है, तो प्लस y कर दो इधर और -3 - i अंदर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे करने से सुविधा होता है कि साइन का लोचा नहीं होता। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या कि 3x और y के टर्म्स में हमको लिखना है। तो यहां पे लिखा 3x माइनस ix, यहां से रियल और इमेजिनरी का खेल शुरू हो गया। तो यहां से आपको x और y चाहिए, परफेक्ट। तो आप x और y निकालेंगे। यहां से हमको दिख रहा है कि लीडिंग है, लीडिंग अननोन क्या दिखा, लीडिंग अननोन मुझे x दिखा, और फ्री वेरिएबल क्या है, फ्री वेरिएबल तो हमको y दिख गया। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू k। अगर y k माना है तब 3 - i इंटू एक्स इज इक्वल टू 5k करना होगा। तो यहाँ से आप x को क्या लिख सकते हो, 5k डिवाइडेड बाय 3 - i इंटू एक्स। नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इतना दूर वैसे जाना नहीं है हमें। आप ये वैसे करके आप दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ये लिखोगे ना तो बस एक स्टेटमेंट लिख देना। क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P over the
complex field for which P inverse AP is equal to I 0 0 minus I। ये स्टेटमेंट लिखने से चलेगा। वैसे अगर आप दिखाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस करना, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अटक गया हूँ फिलहाल, मेरा अभी ब्रेन ब्लॉक हो चुका है। मैं करूँगा तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपके लिए टास्क है, आप कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक्स और वाई के टर्म्स में निकालना है, वेक्टर्स फाइंड करने हैं और इसको वेरीफाई कर देना है, बस उसका इन्वर्स निकाल कर। ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा बट ये आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ए को डायगोनलाइजेबल बोल रहे हो, ए इज डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल, लेकिन इसके बाद सुनो ये जो अभी मैं लिखूंगा ओवर सी, ये लिखना जरूरी, क्योंकि रियल फील्ड में ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसका आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आया है ना, तो इसको आप डायगोनलाइजेबल कॉम्प्लेक्स फील्ड में कर सकते हो। सी क्या है? कॉम्प्लेक्स फील्ड है, तो उस पर आप कॉम्प्लेक्स मतलब उस पर आप डायगोनलाइज कर सकते हो किसी मैट्रिक्स को। तो मैंने क्या किया, 3 एग्जांपल्स लिए और 3 एग्जांपल्स को काफ़ी अच्छी तरह से आपको अच्छे से समझाया कि क्या है नहीं है, तीनों के अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वगैरह सब बनते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं, और साथ ही साथ एक बेहतरीन सा और काफ़ी टफ सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ये जनरली भारत की जनता नहीं पढ़ती, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखो, क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, डेफिनेट फॉर्म, तो ये सब पता ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? तो टाइम लगेगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।